एक परिवार छुट्टियां मनाने के लिए जंगलों के बीच शांत वातावरण की तरफ जाता है, लेकिन एक सुबह उनके छोटे से वेकेशन केबिन पर 4 लोग दस्तक देते हैं। तो ये लोग यहाँ क्यों आए हैं और इनका मकसद क्या है, देखेंगे आज के वीडियो में, जो पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म नॉक एट द केबिन के बारे में है। मैं यहाँ फिल्म की कहानी तो एक्सप्लेन करूंगा ही, साथ ही आपको द केबिन एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड नोवेल है उसकी कहानी से इस फिल्म की कहानी के बीच की डिफरेंसेस बताऊंगा, और मैं आपको बता दूं कि इसी नोवेल पे ये फिल्म आधारित है। सो नाउ विद दैट सेड, let's roll the intro. तो फिल्म के ओपनिंग सीन में हम एक बच्ची से मिलते हैं जो जंगलों के बीच ग्रास हॉपर्स पकड़ रही होती है। खेल के बीच एक आदमी इसकी तरफ आता है और इस बच्ची से बातचीत करने लगता है। इस लड़की का नाम है वेन और ये आदमी खुद को लेनर्ड बताता है। लेनर्ड के साथ 3 और लोग आए थे जिन्हें देख वेन लेनर्ड से उसके यहाँ आने का कारण पूछती है। लेनर्ड कहता है कि वो और उसके दोस्त किसी खास वजह से यहाँ आए हैं। वो वेन से माफी मांगता है और कहता है कि आज उन्हें एक बहुत मुश्किल फैसला लेना है और वो चाहता है कि वेन याद रखे कि वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। इन चारों के पास हम अजीब तरह के वेपन्स देख पाते हैं और वेन ये सब देखकर डर जाती है। वो अपने घर की तरफ भागती है और पीछे से लेनर्ड वेन को पुकारता है और अपने पेरेंट्स को बाहर भेजने के लिए कहता है। तो अगले सीन में हम वेन के पेरेंट्स इंट्रोड्यूस होते हैं जो हैं एंड्रू एंड एरिक। वेन उन्हें बाहर आए लोगों के बारे में बताती है और कहती है कि उसे डर लग रहा है। अब तक लेनर्ड और बाकी सब केबिन के दरवाजे पे आ चुके थे और ये लोग बड़ी शालीनता से एंड्रू और एरिक को डोर खोलने के लिए कहते हैं। ये फैमिली उन्हें यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन लेनर्ड कहता है कि उन्हें बात करनी ही होगी क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। एंड्रू और एरिक डोर्स और विंडोज लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन चारों में से एक आदमी खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है। ऐसे में उसकी और एरिक की मुठभेड़ हो जाती है जिसमें एरिक के सर पर चोट आ जाती है। आगे हम एरिक और एंड्रू को बंधा हुआ देखते हैं जहां उन्हीं 4 लोगों में से एक औरत एरिक की मरहम पट्टी कर रही थी। ये औरत उसे रिलैक्स करने कहती है क्योंकि वो एक नर्स है। लेनर्ड एरिक से चोट के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो लोग भी उन्हीं की तरह नॉर्मल इंसान है, लेकिन उन्हें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ रहा है। एंड्रू और एरिक उन्हें काफी बुरा भला सुनाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये होमोफोबिया के तहत उन्हें टारगेट कर रहे हैं, लेकिन लेनर्ड कहता है कि यहाँ आने से पहले तो उसे मालूम भी नहीं था कि वो एक सेम जेंडर कपल से मिलने वाले हैं। इसके बाद लेनर्ड सभी लोगों को साथ में खड़ा करता है जहां ये सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इनमें से पहली औरत का नाम सबरीना था जो एक नर्स थी, दूसरी थी एड्रियान जो एक कुक थी, रेडमंड एक गैस कंपनी में काम करता है और लेनर्ड एक स्कूल टीचर है। ये लोग बताते हैं कि ये एक खास मकसद से यहाँ आए हैं और इनका काम दुनिया को एक एपोकलिप्स से बचाने का है और उस एपोकलिप्स को रोकने के लिए इनकी फैमिली में से किसी को विलिंगली अपनी जान देनी होगी। लेनर्ड कहता है कि वो चारों इस काम के लिए चुने गए हैं क्योंकि उन सबको एक ही तरह के विजन्स आए थे। इन विजन्स में उन्होंने दुनिया को प्लेग, फ्लड और वायरस इत्यादि में बर्बाद होते देखा था और रोकने के लिए उन्हें जंगल में इस केबिन में रहने वाले परिवार की तरफ इशारा किया गया। अब ऑब्वियसली एरिक और एंड्रू इस बात पर यकीन नहीं करते और इन्हें अपना मकसद साफ साफ बताने के लिए कहते हैं, लेकिन लेनर्ड कहता है कि हर कुछ दशक में पृथ्वी पर एक ऐसा समय आता है जब किसी न किसी को दुनिया बचाने के लिए एक सैक्रिफाइस देना पड़ता है। इस बार उनका परिवार इस कुर्बानी के लिए चुना गया है। ये सुनकर एरिक कहता है कि उसे मालूम है कि वो सभी किसी न किसी ग्रुप के लोग हैं जो उन्हें बदलने या रिक्रूट करने आए हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने परिवार को टूटने नहीं देगा। इसी बीच एरिक की तबीयत खराब होने लगती है और सबरीना कहती है कि उसके सर पे चोट लगी है इसलिए रोशनी से उसे दिक्कत हो रही है। वो उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग उसे उसके परिवार से अलग नहीं ले जा सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि ये चारों लोग अपनी अपनी घड़ी मिलाते हैं और कहते हैं कि वक्त हो चुका है। लेनर्ड आगे आता है और एंड्रू एरिक से कहता है कि अगर उन्होंने अपने परिवार में से किसी एक को नहीं चुना तो दुनिया का अंत हो जाएगा। तो ये फैसला उनके हाथ में है। अब ऑब्वियसली एंड्रू और एरिक इन सबको पागल समझ रहे थे और ऑब्वियसली वो साफ साफ मना भी कर देते हैं। इस पर रेडमंड आगे आता है और उनके सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है। एंड्रू से अपने परिवार को छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन रेडमंड कहता है कि उसके मरते ही दुनिया पर एक प्लेग आ जाएगा जिसके जिम्मेदार वो लोग होंगे। वो कहता है कि अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी हैज बीन डाउटेड, जिसके बाद लेनर्ड यहाँ रेडमंड को अपने हथियार से मार डालता है। इस सीन से एरिक और उसका परिवार पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। अब इस इंसिडेंट से लेनर्ड की टीम भी झटके में लगती है, लेकिन लेनर्ड खुद को संभालते हुए टीवी ऑन करता है जहां न्यूज में अभी अभी किसी भयानक अर्थक्वेक और सुनामी से अत्यधिक लोगों की जान जाने की खबर आ रही थी। न्यूज को देख सबरीना और एड्रियान गौर करते हैं कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्होंने अपने विजन में देखा था। लेनर्ड कहता है कि जब तक इनके परिवार में से कोई अपनी कुर्बानी नहीं देता है ये
मातम चलता रहेगा और वो लोग चाह कर भी इसे नहीं रोक सकते। बैकग्राउंड में हम एरिक और एंड्रू की पास्ट को देख पाते हैं जब उन्होंने अनाथालय से वेन को गोद लिया था। एक गे कपल होने के कारण उन्हें एडॉप्शन में दिक्कतें आ रही थी, इसलिए उन्हें झूठ बोलकर वेन को गोद लेना पड़ा था। खैर प्रेजेंट टाइम में एंड्रू लेनर्ड और उसकी टीम पर चिल्लाता है, सेइंग कि उन्हें उनकी बकवास पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है और अगर सचमुच दुनिया खत्म होने वाली है तो इससे उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वहां एरिक लगातार बाहर से आ रही रोशनी की तरफ देखे जा रहा था और उसकी हालत खराब लग रही थी। सबरीना उसकी पट्टी करने के लिए उसे अंदर ले जाती है और बताती है कि उसे भी पहले इन विजन्स पे बिल्कुल यकीन नहीं था। वो कहती है कि वो तो चर्च भी नहीं जाती थी, लेकिन फिर एक दिन उसे यकीन हो गया कि हमसे बड़ी कोई शक्ति भी इस दुनिया में मौजूद है। वो बताती है कि वो विजन्स को फॉलो करते हुए जब बाकी 3 लोगों के पास पहुंची तो उन्होंने ठीक वैसे ही कपड़े भी पहन रखे थे जैसा उसने अपने सपने में देखा था। सबरीना एरिक को भी उसी शक्ति पे भरोसा करने की सलाह देती है। नाउ बाहर आने पर एंड्रू एरिक से कहता है कि अर्थक्वेक अब से 4 घंटे पहले आया था। इसका मतलब है कि यहाँ आते हुए ये लोग पहले ही इस न्यूज के बारे में जानते थे। तो बेसिकली एंड्रू का पॉइंट था कि ये लोग उस बात का फायदा उठा रहे हैं ताकि हमें मैनिपुलेट कर सके। वो एरिक को इनके किसी भी बात पर यकीन करने से मना करता है, लेकिन एरिक कहता है कि उसे वैसे भी इन पर भरोसा नहीं है। इसी बीच वेन यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लेनर्ड उसे वापस ले आता है। नेक्स्ट सीन में एंड्रू वापस से लेनर्ड से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे यकीन है कि वो लोग उनकी फैमिली को जानबूझकर टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उसे एक इंसिडेंट याद आता है जहां किसी ने एक बार में उस पर अटैक किया था। एंड्रू रिकॉग्नाइज करता है कि बार में उस पर हमला करने वाला इंसान रेडमंड था। वो ये बात एरिक को बाकी सबको बताता है, जो सुनकर लेनर्ड की टीम सरप्राइज हो जाती है। लेकिन एंड्रू को अब पूरा यकीन हो चला था कि ये उनका कोई प्लान है जिसमें रेडमंड भी शामिल था। वो कहता है कि उस आदमी का असली नाम रेडमंड नहीं है और लेनर्ड को उसकी आईडी दिखाने के लिए कहता है। यहाँ लेनर्ड एंड्रू को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि उनके पास से उनके यहाँ होने का कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ इंसानियत को बचाने के लिए यहाँ आए हैं। ये सुनकर एंड्रू कहता है कि अगर वो लोग यहाँ ह्यूमैनिटी को बचाने आए भी हैं तो उनका परिवार उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो बताता है कि वो एक ह्यूमन राइट्स लॉयर है और उसने कई इंसानों को दूसरे इंसानों के साथ बहुत गलत करते देखा है। लेकिन लेनर्ड यहाँ उसे अपने स्टूडेंट्स की तस्वीर दिखाता और कहता है कि अगर आज उन्होंने ये मुश्किल फैसला नहीं लिया तो कल कई मासूमों की जान जा सकती है। इसके बाद लेनर्ड फैसला करता है कि वो एरिक और एंड्रू को सोचने का वक्त देगा। खैर अगली सुबह एड्रियन वेन को खाना खिलाती है और उसे वादा करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एरिक वेन की मदद से अपना हाथ खोलने लगता है और दूसरी तरफ एड्रियन उनसे पूछती है कि उन्होंने फैसला किया या नहीं। इस पर एरिक कहता है कि उसने कल रेडमंड की मौत के वक्त उसके पीछे एक रोशनी की किरण देखी थी, लेकिन एंड्रू से समझाता है कि ये लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाना चाहते हैं। वो उसे याद दिलाता है कि उसके सर पे चोट लग गई थी, इसलिए अगर उसने कुछ देखा भी है तो वो सिर्फ उसका भ्रम रहा होगा। तो ये बात सुनकर एड्रियन कहती है कि उसका एक छोटा बेटा है और उसने अपने सपने में उसे मरते हुए देखा है, लेकिन एंड्रू अपने परिवार की कुर्बानी देने से मना कर देता है। इस पर एड्रियन आगे आती है और इस बार लेनर्ड उसे भी मार डालता है। एड्रियन की मौत के बाद लेनर्ड फिर से न्यूज ऑन करता है जहां X9 नाम के वायरस से कई लोगों की मौत हो रही थी। वो कहता है कि एड्रियन की मौत के कारण ये वायरस हजारों लोगों को मार रहा है। इस पॉइंट पे एरिक टूट चुका था और वो कन्फेस करता है कि उसने लेनर्ड के पीछे किसी एंटिटी को खड़ा देखा था, लेकिन एंड्रू से संभालता और कहता है कि ये सब बकवास है। दुनिया में वायरस की खबर बहुत पहले से आ रही है और ये सब बस उन्हें प्री प्रोग्राम्ड न्यूज दिखा रहे हैं ताकि इन्हें अलग करने में कामयाब हो सके। एंड्रू की बात सुन एरिक खुद को संभालता है और वेन की तरफ इशारा करता है। उसके ऐसा करते ही वेन जोर जोर से चिल्लाने लगती है और लेनर्ड का ध्यान भटकाती है। एरिक भी अपना हाथ खोल लेता है और लेनर्ड का सामना करता है। वहीं एंड्रू बाहर की तरफ भागता है और अपने गाड़ी से एक पिस्टल निकालने लगता है। सबरीना उसे रोकने की कोशिश करती है और अपनी जान बचाने के लिए एंड्रू को मजबूरन सबरीना पे गोली चलानी पड़ती है। वो घर के अंदर आकर एरिक और वेन को बचाता है और लेनर्ड को एक बाथरूम में बंद कर देता है, लेकिन लेनर्ड खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाता है और इन लोगों पर फिर से हावी हो जाता है। इस बीच हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जब एंड्रू और एरिक पे रेडमंड ने अटैक किया था। इस इंसिडेंट के बाद एंड्रू ने अपने परिवार को सेफ रखने के लिए गन चलाना सीखा था। खैर प्रेजेंट टाइम में लेनर्ड कहता है कि उसने अब तक जो कुछ भी कहा था वो सच हुआ है और अगर उन्हें अब भी उसकी बात पर यकीन नहीं है तो वो दोबारा न्यूज देख सकते हैं, क्योंकि अब सबरीना की भी मौत हो चुकी है जिससे दुनिया में कोई नई आपदा आई होगी। एंड्रू उस पर यकीन नहीं करता, लेकिन एरिक टीवी ऑन कर देता है। न्यूज में दुनिया के कई हिस्सों में हजारों एयरप्लेन्स के क्रैश करने की खबर आ रही थी, जिससे हजारों लोगों की जान जाने का अनुमान लगाया जा रहा था। लेनर्ड इस न्यूज को टीवी एंकर के बोलने से पहले वर्ड बाय वर्ड रिपीट करता है, जिससे ये बात प्रूव हो जाती है कि उसे
उसे इस खबर के बारे में पहले से पता था। यहाँ एंड्रू लेनर्ड पे चिल्लाता है और पूछता है कि उसे इस बारे में पहले से कैसे पता। इस पे लेनर्ड कुछ नहीं कहता और बाहर की तरफ जाता है। लेनर्ड कहता है कि जब उसकी भी मौत हो जाएगी तो सब कुछ रोकने के लिए एंड्रू और एरिक के पास सिर्फ कुछ मिनट्स ही बचेंगे। वेन ये सब देखकर डरने लगती है और एरिक उसे ट्री हाउस में छुप जाने के लिए कहता है। लेनर्ड वेन के जाने के बाद एरिक को एंड्रू को सोच समझकर फैसला करने कहता है। वो कहता है कि एरिक और एंड्रू का प्यार सच्चा है, शायद इसीलिए उन्हें इस काम के लिए चुना गया है। ऐसा कहकर लेनर्ड खुद को भी मार डालता है। नाउ लेनर्ड के मरते ही हम आसमान में काले बादल को आते हुए देखते हैं और एक एरोप्लेन क्रैश करता हुआ दिखाई देता है। एंड्रू एरिक को लेने घर के अंदर आता है, लेकिन एरिक उसके साथ चलने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि अब उसे अपने विजन पर पूरा यकीन हो गया है। एरिक के हिसाब से उसने लेनर्ड के पीछे एक सफेद आकृति को देखा था। लेनर्ड, सबरीना, रेडमंड और एड्रियन बाइबल के अनुसार 4 हॉर्सेस ऑफ एपोकलिप्स थे और उनका यहाँ आना लिखा हुआ था ताकि वो उनके सैक्रिफाइस से जुड़ पाए। एंड्रू से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एरिक कहता है कि वो देख सकता है कि आने वाले कल में एंड्रू और उनकी बेटी वेन बहुत अच्छी जिंदगी जी सकेगी और उनके खातिर उसे ये कुर्बानी देनी होगी। इसके बाद हम केबिन में एक गोली की आवाज सुन पाते हैं, मीनिंग कि एरिक की जान चली गई है, यानी कि उसने खुद को मारा है। नाउ एंड्रू बाहर आता है और देखता है कि एरिक के मरते ही आसमान साफ होने लगा है। वो वेन को लेने जाता है और वो पूछती है कि उन्होंने दुनिया को बचाया या नहीं। दोनों बाप बेटी मिलकर बहुत रोते हैं और एरिक को याद करते हैं। तो अगले सीन में एंड्रू और वेन पास ही के गांव में जाते हैं, जहां न्यूज में हाल ही में हुए आपदाओं पे बात की जा रही थी। बताया जा रहा था कि एरोप्लेन्स क्रैश होने के बावजूद कई लोगों की जान बच गई और फ्लड्स में भी भारी नुकसान अपने आप रुक गया। X9 वायरस को भी कंट्रोल कर लिया गया था, जहां सारी दुनिया इसे एक चमत्कार की तरह देख रही होती है। फिल्म के एंड सीन में एंड्रू और वेन वापस घर की तरफ निकलते हैं, जहां वो कार में लेनर्ड और बाकी 4 लोगों का सारा सामान देखते हैं और पाते हैं कि उनकी कही सारी बातें सच थी एक्सेप्ट रेडमंड का नाम जो उसने गलत बताया था। तभी अचानक रेडियो पर एरिक का पसंदीदा गाना बजने लगता है और एंड्रू और वेन सोच में पड़ जाते हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो कोई कोइंसिडेंट था या फिर सच। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म नॉक एट द केबिन की पूरी कहानी और हम शॉर्ट में इसकी समरी पे चर्चा कर लेते हैं। तो ऊपर से देखा जाए तो कहानी का प्लॉट काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, जहां एरिक, एंड्रू और वेन एक वेकेशन के लिए जंगल के बीचों बीच बने केबिन में आते हैं, लेकिन यहाँ इनका सामना लेनर्ड और उसके साथियों से हो जाता है, जिनका मानना है कि एक विजन के अनुसार एरिक का परिवार दुनिया को एपोकलिप्स से बचा सकता है, लेकिन उसके लिए इस परिवार में से किसी एक को विलिंगली अपनी जान देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर इस ग्रुप का एक आदमी खुद को मार डालेगा और ऐसा होते ही कोई नया खतरा पूरे ह्यूमैनिटी पे मंडराएगा। फॉर एग्जांपल, जब रेडमंड मरता है तो एक सुनामी और अर्थक्वेक आता है, एड्रियन के मरने से वायरस फैल जाता है, सबरीना के मौत के बाद एरोप्लेन्स क्रैश होने लगते हैं और फाइनली लेनर्ड के मरने पर हम आसमान से बादल गरजते देखते हैं। मोरओवर जंगलों में आग लगती है, बेसिकली पूरा एंड होने लगता है सब कुछ। वहीं एरिक के मरते ही आसमान से बादल छट जाते हैं और सब कुछ एकदम से कंट्रोल में आ जाता है। तो ऐसे में हमारे मन में सवाल आता है कि क्या इन लोगों का क्लेम सच था? वेल, एरिक हमें लास्ट में बताता है कि ये 4 लोग क्रिश्चियनिटी के 4 हॉर्सेस ऑफ एपोकलिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 4 हॉर्सेस ऑफ एपोकलिप्स के अनुसार हर कुछ दशक के बाद इंसानों के 1/4 आबादी खत्म हो जाती है। इस बर्बादी को उठाने का भार 4 हॉर्सेस ऑफ एपोकलिप्स पर है, जो एपोकलिप्स यानी आपदा लेकर आते हैं। यहाँ एरिक के अनुसार ये 4 हैं गाइडेंस यानी लेनर्ड, नर्चर यानी एड्रियन, सबरीना यानी हीलिंग और रेडमंड यानी मैलिस। इनफैक्ट 4 हॉर्समैन कहलाते हैं कॉन्क्वेस्ट यानी लेनर्ड, जिसके हाथ में सबको कंट्रोल करने का टैलेंट यहाँ है। वही अपने लोगों को गाइड भी कर रहा है। उसने कॉन्क्वेस्ट का कलर व्हाइट भी पहना हुआ है। रेडमंड वॉर को रिप्रेजेंट करता है, जहां उसने रेड कलर पहना है। सबरीना हीलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए येलो पहने हुई है और एड्रियन, जो कि लोगों को खिलाना पसंद करती है, उसने फैमिन यानी भूखमरी का कलर ब्लैक पहन रखा है। फिल्म में बैकग्राउंड में हम एरिक और एंड्रू की कहानी भी देखते हैं। एज ए गे कपल उन्हें चर्च के द्वारा और अपने खुद के परिवार के द्वारा बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया गया है। शायद इसीलिए कहानी में कई रिलीजियस सिंबलिज्म देखने को मिले, जैसे जब वेन को अडेप्ट करने एरिक और एंड्रू ऑर्फनेज में जाते हैं, तब जीसस का एक म्यूरल को हम देख पाते हैं। जब सबरीना एरिक को अपने से बड़े किसी पावर पर भरोसा करने कहती है, तब हम कई ग्रास हॉपर्स को घर की खिड़की पर देखते हैं, जो लीप ऑफ फेथ या फिर इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करती हैं। एंड्रू अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से जिंदगी में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया था और उसे ह्यूमैनिटी को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन एरिक कहीं ना कहीं भगवान को मानता था और उसे हायर पावर पे भरोसा था, इसीलिए उसने लास्ट में खुद को सैक्रिफाइस भी किया। उसके मरने के साथ ही एंड्रू और वेन घटनाओं को कम होते हुए देखते हैं। आई मीन, जितनी भी आपदाएं हो रही थी वो सब एकदम से खत्म होने लग गई थी, विच मीन्स कि शायद एरिक का सैक्रिफाइस काम भी आया। एरिक को पता था कि आज न कल एंड्रू किसी भी सिचुएशन से मूव ऑन कर ही जाएगा, इसलिए वो अपने विजन में उसे और वेन को क्लियरली आगे बढ़ता देखता है, वो भी खुशी खुशी। अब फिल्म का दूसरा इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है
है कि ये कहानी किसी पावर प्ले को रिप्रेजेंट करती है। हम शुरुआत से ही देखते हैं कि किस तरह लेनर्ड और उसके लोग तहजीब से एरिक और एंड्रू को मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। एरिक को उन पे यकीन होने भी लगा था, जबकि एंड्रू अंत तक स्केप्टिकल ही रहा। तो हो सकता है कि सर पे चोट लगने की वजह से और बार बार लोगों की मौत देखने की वजह से सचमुच में ही एरिक मजबूर और मैनिपुलेट हो गया हो। बट देन ये थियरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं करती कि अपोकलिप्स कैसे हो रहे थे और सब कुछ अपने आप खत्म कैसे हो गया। हाँ, एक बहुत बड़ा ये सेटअप हो सकता है, लेकिन अगर सेटअप कोई किया भी तो ये एक मामूली से कपल को मारने के लिए क्यों ही किया ना। कुछ बेसिक सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे ये कि आखिर एंड्रू के परिवार को ही क्यों चुना गया। तो इसका जवाब लेनर्ड खुद दे देता है, सेइंग कि एंड्रू और एरिक के बीच बहुत गहरा प्यार था, इस वजह से इंसानियत को बचाने के लिए इनके प्यार का बलिदान चुना गया ना। अगला सवाल कि एरिक को क्या सचमुच कोई दिखाई दिया था या फिर वो अपने सर के चोट की वजह से इमेजिन कर रहा था। अब इस बात को क्लियरली कह पाना मुश्किल है। आई मीन सबरीना फिल्म में कहती है कि कॉन्कशन की वजह से एरिक लाइट को लेकर बहुत सेंसिटिव हो गया है, तो ये मुमकिन है कि ये उसका भ्रम हो, लेकिन फिर उसके मरने के बाद हादसे भी रुक गए तो पक्का नहीं कह सकते। एक और सवाल कि रेडमंड ने अपना नाम गलत क्यों बताया था। वेल, रेडमंड एक रफ आदमी था और शायद वो अपना बुरा पास जहां वो होमोसेक्सुअल लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहा था उसे एक्सप्रेस नहीं करना चाहता होगा, क्योंकि वो कहता भी है कि उसने पास्ट में कई गलत फैसले लिए हैं। सो वो बेसिकली अपने आप को छिपा रहा था अपने गुनाहों से, अपने आप से। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि यहाँ जो भी दिखाया गया क्या वो सच था। आई मीन अंत में हाथ से रुकने तो लगते हैं, लेकिन एंड्रू और वेन भी अब श्योर नहीं है। कार में जब एरिक का फेवरेट गाना बजता है तब वो एक सिंबल हो सकता है कि एरिक जहां भी है वहां से उन्हें देख सकता है और उनके साथ हमेशा रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ डायरेक्टर ने ऑडियंस पे छोड़ दिया है कि हम इसके एंड को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। आई मीन मैं आपसे ही पूछता हूँ कि क्या आप मानते हैं कि सचमुच में अपोकलिप्स हो रहा था और सैक्रिफाइस से वो रुका, या फिर ये सब एक अजीब तरह का सेटअप था। मैं तो भैया पहले केस को मानता हूँ, रीजन बीइंग कि एक तो मैं हॉरर लवर हूँ, मुझे इस तरह की थियरीज पसंद आती है, एंड सेकंड कि अगर ऐसा नहीं होता तो सब कुछ अपने आप रुक कैसे जाता। वैसे आपकी थियरी मेरे से अलग हो सकती है, कमेंट्स में जरूर बताना आप क्या सोचते हो। अब इस फिल्म की मेन स्टोरी 2018 में आई नोवेल द कैबिन एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड पर आधारित है, लेकिन फिल्म की कहानी जो मेन बुक की कहानी है उससे थोड़ी सी अलग है। अब मैं आपको पूरी किताब की कहानी तो नहीं समझा सकता वरना ये वीडियो डबल लंबी हो जाएगी, लेकिन अब मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो एक्चुअल बुक में भी एंड्रू अपनी गाड़ी से गन निकालता है और खुद को बचाने के लिए शूट करता है, लेकिन गोली सबरीना को नहीं बल्कि एड्रियन को लगती है और वो एंड्रू के हाथों मारी जाती है। वहीं बाद में लेनर्ड और एंड्रू के बीच गन छीना झपटी होती है जैसे कि फिल्म में भी हुआ, लेकिन बुक में इस दौरान वेन को गोली लग जाती है और उसकी जान चली जाती है। ऐसे में लेनर्ड कहता है कि वेन का डेथ काउंट नहीं होगा क्योंकि उसने विलिंगली जान नहीं दी थी बल्कि एक एक्सीडेंट से मरा, लेकिन एंड्रू एरिक को सबरीना शॉक में चले जाते हैं। सबरीना लेनर्ड का साथ छोड़ देती है क्योंकि वो एक बच्ची की जान नहीं लेना चाहती थी और एरिक को एंड्रू को भगा देती है। अंत में सबरीना और लेनर्ड खुद को मार डालते हैं, जबकि एरिक और एंड्रू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं कि अगर अपोकलिप्स आएगा भी तो वो मिलकर इसका सामना कर लेंगे। बेसिकली बुक में भी ओपन एंडिंग है, लेकिन हाँ वहां अपोकलिप्स रुका नहीं क्योंकि किसी ने विलिंगली जान नहीं दिया। तो आप मुझे बताओ कि आपको बुक वाली एंडिंग अच्छी लगी या फिल्म में जो एंडिंग दिखाई गई है वो अच्छी लगी। अब हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।